हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 8। और हाँ, एक बात और, हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जो हमारा स्टडी ग्रुप होगा, जिसमें हम जो भी हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट होंगे तो उसमें हम सब लोग डिस्कस करेंगे, या किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा किसी भी तरह का तो उसमें हम डिस्कस करेंगे पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, यूट्यूब हमारा जो लिंक है और जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी क्या करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 8। तो कल हमने पढ़ा था, कल हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने अपना ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्व ये हमने कर लिया था। ठीक है, और इस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी लिखे थे, कुछ कर लिए थे। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने बोला था कि इनको आप खुद से कर लेना, तो अभी किसी का कमेंट आया नहीं है, तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में बताइए कि आप लोगों के क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टोक्स थ्योरम, और फिर हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज अपने वेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड। फिर हम अपना कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा आज खत्म हो जाएगा, वेक्टर एनालिसिस वाला। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हमें बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में सबसे पहले तो हम समझेंगे कि डाइवर्जेंस क्या होता है। ठीक है, डाइवर्जेंस होता है किसी भी चीज को डाइवर्ज करना, मतलब अगर कहीं कोई चीज, किसी चीज से कोई चीज बाहर निकल रही है तो उसकी काउंटिंग क्या कहलाती है? डाइवर्जेंस कहलाती है, डाइवर्ज कहलाती है। ठीक है, जैसे सपोज हमने मान लिया कि हमारे पास ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये उसकी सरफेस है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। ठीक है ना, तो कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं? ठीक है ना, तो क्या होता है हमारा डाइवर्जेंस? नंबर ऑफ फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। फ्लक्स क्या होता है कि कितनी नंबर ऑफ लाइन किसी पर्टिकुलर सरफेस एरिया से बाहर निकल रही है, वो हमारा फ्लक्स होता है। ठीक है ना, तो तो ये हमारा कहलाता है डाइवर्जेंस, कि किसी भी चीज की काउंटिंग। तो डाइवर्जेंस क्या होता है? चेंज इन फ्लक्स और कितने वॉल्यूम में हो रहा है, कितना पर्टिकुलर वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ क्लोज सरफेस लिखा है कि वॉल्यूम कब होगा, पर्टिकुलर वॉल्यूम कब होगा? जब हमारी सरफेस कैसी होगी? क्लोज्ड होगी, है ना। तो डाइवर्जेंस क्या होता है? चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो चेंज इन फ्लक्स है वो उसको हम क्या लिखेंगे वेक्टर की फॉर्म में, ए डॉट डी एस। अब इसे ध्यान से सुनो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हम लिखेंगे तो हमारा क्या होता है? डाइवर्जेंस ऑफ फील्ड रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। और रो हमारा क्या होता है? एनक्लोज। अब इसको रो को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये हमने यहाँ समझने के लिए लिखा है। अब अगर क्या हो, सपोज पॉजिटिव की जगह अगर क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए चार्ज, तो अब हमारा जो ये हमारा क्या बनेगा? डाइवर्जेंस हमारा क्या होगा? डाइवर्जेंस नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है। अगर क्या हो, हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो, तो जितनी नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी उतनी ही नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस क्या होंगी? अंदर जाएंगी। तो ऐसे केस में जो डाइवर्जेंस हमारा हो जाता है वो क्या हो जाता है? जीरो। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या समझिए कि डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस होता है चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर्टिकुलर वॉल्यूम में या सरफेस में ये हमारा जो फ्लक्स है वो कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको? अगर हम डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं ए का, तो ये इस तरह से लिखा है, क्लोज्ड सरफेस ए डॉट डी एस, और अपॉन में क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। अगर हम अब इसको इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको यहाँ लिख दें और ये यहाँ लिख दें, तो ये हमारा बन जाता है फॉर्मूला किसका? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। ठीक है, ये हमारा समझने के लिए लिखा है, हमें सिर्फ अपना ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये मैंने इसलिए बताया ताकि कई बार ऐसा होता है एग्जाम में ना, हमें फॉर्मूला ध्यान नहीं रहता, हम गॉस डाइवर्जेंस में और स्टॉक में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ क्रॉस है कहाँ डॉट है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखेंगे कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में डाइवर्जेंस होता है चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये जब हमने कल हमने डाइवर्जेंस पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये चेंज इन फ्लक्स हो जाएगा हमारा, तो एनक्लोज सरफेस ए डॉट डी एस। आप ध्यान रखेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस पर ही एप्लीकेबल होगी, क्योंकि अगर क्लोज सरफेस नहीं होगी तो आप कैसे बताओगे कि कितने वॉल्यूम में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है ना। तो इसलिए हमारा किस पर है? एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस। दूसरा, ये कन्वर्ट करता है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में, और वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में। ये हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल है ना, और ये हमारा सरफेस इंटीग्रल है, तो इसको इसमें कन्वर्ट करता है, या कह सकते हैं इसको इसमें कन्वर्ट करता है। तो ये हमारी है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, बस ये फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का, और ये क्लोज्ड सरफेस पर अप्लाई होता है। ठीक है, और थर्ड चीज का याद रखेंगे कि किसको किस में चेंज करता है? सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या करता है? ये चेंज करता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, कि क्वेश्चन अगर हो तो कैसे करेंगे। इस पे हमें लिया है कि वेक्टर ए हमें दे रखा है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए डॉट एंड कैप डी एस, ये हमारा यूनिट वेक्टर है ना। इन क्यूब सरफेस को क्यूब सरफेस दे रखी है, और ये हमें दे रखे हैं ऐसे कोऑर्डिनेट्स के 0 0 0 एंड 1 1 1। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अभी अभी जब आपने आपने पढ़ी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो आपने क्या पढ़ा? देखो, ए डॉट डी एस इज इक्वल टू कितना है? वॉल्यूम ऑफ डेल डॉट ए डी वी। तो यही तो हमें करना है। ठीक है, इसका मतलब हमें ए डॉट डी एस, तो देखो हमें यहाँ पे दे रखा है फॉर्मूले में, इसका मतलब हमें ये निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है? ये डेल डॉट ए डी वी। ठीक है, मीन्स हमें निकालना है डेल डॉट ए, मतलब हमें डाइवर्जेंस ऑफ ए निकालना है। ठीक है, ये था ना वॉल्यूम यहाँ पे। तो अब देखो,
डाइवर्जेंस कैसे निकालेंगे? डाइवर्जेंस हमें निकालना आता है। किसका लिखेंगे इसको? डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप और डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, डॉट अब ए कितना दे रखा है? 4xz आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? अब निकालने के बाद अच्छा देखो हम यहाँ पे लिमिट भी दे रखी है ना, तो चलो पहले इसी का आंसर निकाल लेते हैं, फिर हम लिमिट लगा देंगे अपनी, क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल रहे हैं हम। तो ये हमारा आ जाएगा कितना? x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाली टर्म हमारी कितनी बनेगी? ये हमारा बचेगा 4z। x की टर्म में करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, है ना। अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे, प्लस y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो y के रेस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो ये बनेगा हमारा 2y, j का जैसे करेंगे ना तो 2y कैसा? माइनस का, फिर प्लस z के रेस्पेक्ट में करेंगे, k कैप का k कैप 1 हो जाएगा, तो z की जगह हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे? y। अच्छा कभी भी ऐसा मत करना, ये मत सोचना कि y यहाँ y के लिए कर रहे हैं तो y ये भी है और y यहाँ पर भी है। ये भी देखना है कि साथ में डायरेक्शन क्या है। ये j कैप है ना, ये j कैप है, ये भी j कैप है, तो इसका हम सिर्फ इसी के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो ये माइनस का 2y, तो ये कितना बन जाएगा हमारा? हमारा बनेगा 4z माइनस का y। अब हमें तो उसने क्या कर रखा है? हमें लिमिट दे रखी है, देखो ये 0 0 1 1 1, तो ये 0 0 ये लिमिट लगाएंगे हम 0 से 1। आप यहाँ स्टार्टिंग में भी लगा सकते थे ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ भी लगा सकते थे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है हमारा, ठीक है ना। 0 से 1, 0 से 1। अब 4z माइनस y। अब एक बात ध्यान रखेंगे, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ये x y z की लिमिट होती है, तो अगर मैं अलग अलग कर दूं, वैसे तो हमारी लिमिट सेम है तो हमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम लिख लेते हैं क्योंकि सेम लिमिट तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा y के लिए y dy हो जाएगा, यहाँ पे b लिखा था ना वहाँ पे, ये बाहर b, तो ये हमारा dz हो जाएगा, dy हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, वही सॉरी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? 4 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगेगी 0 से 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगेगी हमारी 0 से 1। ठीक है, अब ये मत सोचना कि मैंने वॉल्यूम इंटीग्रल भी हम लिख सकते थे, वॉल्यूम इंटीग्रल किस एक्स वाई जेड डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर dz आ जाएगा, यहाँ पर dy आ जाएगा, है ना। तो अगर हम इसको करें नेक्स्ट पेपर पर तो हमारा आंसर आएगा, यहीं पे कर लेते हैं, जगह बची यहाँ ऊपर कर लेते हैं। चलो सॉरी कहाँ चला गया यहाँ। ठीक है, तो हम करते हैं यहाँ पे, देखो हमारा कितना आएगा? 2 से 2 कटा 2z स्क्वायर, तो क्या लिमिट कैसे लगाएंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2z स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2z 2 सॉरी 2, है ना, और 0 तो हमें लेना ही नहीं है, तो ये 2 बन गया 2, और माइनस ये बन गया हमारा कितना? y का y स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन 2, 2 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 3 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3 अपॉन 2। तो इस तरह से अगर हमें क्वेश्चन दे रखा हो किसी उस पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पर, तो हम इस न्यूमेरिकल को ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अगर लिमिट अलग अलग दे रखी होती है तो फिर हम जो लिमिट हमें अलग अलग, सपोज दे रखा था 0 0 से 0 1 2, तो x की होती है 0 से 1, y की लिमिट होती है 0 से 2, है ना, और y की z की लिमिट होती है ये वाली। तो यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर सेम दे रखी है, हमने सेम लिख ली। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है स्टोक्स थ्योरम क्या होती है। ठीक है, तो द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड ए अराउंड अ क्लोज्ड कर्व इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ ए। मतलब हम स्टोक्स थ्योरम में क्या करेंगे? स्टोक्स थ्योरम में हम कर्ल का यूज करते हैं ना, तो द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड ए, कोई एक लाइन इंटीग्रल है किसका? वेक्टर फील्ड ए का, अराउंड क्लोज्ड कर्व, किसी क्लोज्ड कर्व के अराउंड, इक्वल द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ ए। तो जो लाइन इंटीग्रल है वो किसके इक्वल हो जाएगा? सरफेस इंटीग्रल के ओवर द सरफेस बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक है, अब डेल क्रॉस ए हमारा कितना हो जाएगा? याद रखेंगे जब हमने डाइवर्जेंस किया था तो हमें लिखा था डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन में वॉल्यूम, यहाँ होता है लाइन इंटीग्रल अपॉन में एरिया। तो लाइन इंटीग्रल के लिए हम क्या करते हैं? ये हमारा लाइन इंटीग्रल है ए डॉट डी एल, है ना, और एरिया के लिए क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ये डी एस। ठीक है, तो अब जो इधर लेके जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? डेल क्रॉस ए डी एस और लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल, तो ये बन जाएगी हमारी स्टोक्स थ्योरम, ये हमारी स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, अब इसमें याद क्या रखना है कि जो स्टोक्स थ्योरम है ये ओपन सरफेस पर एप्लीकेबल है ना, और ये क्या करती है? सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है और लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकती है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सी थ्योरम है जो सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है, तो हम बोलेंगे स्टोक्स थ्योरम। या हमसे पूछ लिया जाए कौन वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है, तो हम क्या बोलेंगे? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो दोनों ही थ्योरम इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको पढ़नी पड़ेंगी, इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने हैं जो हमारे छूट गए थे, जो हमने जब हमने कर्ल पढ़ा था ना, तो उस टाइम पे मैं ये भूल गई बताना, तो ये 4 पॉइंट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो ये तो हमने पढ़ लिया था ना कि डेल डॉट डेल क्रॉस ए, मतलब अगर कहीं पर भी आपको दिखे कि डाइवर्जेंस और कर्ल एक साथ, इनका आंसर ऑलवेज क्या होगा? 0। ठीक है, और अगर आपको कहीं दिखे क्या? कर्ल और ग्रेडियंट एक साथ, तो इसका आंसर भी क्या होगा? 0। इनको हमेशा ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। अब अगर कहीं लिखा हो डेल डॉट ए क्रॉस बी, इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर इसकी जगह पे आपको कहीं ऐसे भी लिखा दिख सकता है बी क्रॉस सी, तो अगर कहीं पर ऐसा हो तो आप इसको ओपन कैसे करेंगे? तो देखो बी डॉट, इस बी को पहले बाहर रखेंगे, बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस अब देखो क्या लिखा हमने? बी डॉट डेल क्रॉस ए,
बी को बाहर रखेंगे डेल क्रॉस ए, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस ए को बाहर रखेंगे डेल क्रॉस बी, एक ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। और अगर कहेगा डेल क्रॉस डेल डॉट ए, डेल क्रॉस ए दोनों में क्रॉस लगा है, तो डेल को बाहर एज इट इज रखेंगे डेल डॉट ए माइनस ए डेल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चारों के चारों, इन चारों को हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। चारों प्रॉपर्टीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कई बार ये एग्जाम्स में रिपीट हो रखी हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे, अब हम करेंगे वेक्टर एनालिसिस के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो अदर स्टेट्स में भी आ रखे हैं, जो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं। अब हमें उनको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमारे पास दे रखा है वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई। तो अभी अभी जस्ट हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये वाली, डेल डॉट सॉरी डेल क्रॉस ए। तो डेल को बाहर निकालेंगे डेल डॉट ए माइनस ए को बाहर निकालेंगे डेल स्क्वायर, ठीक है। तो यही वाली प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो जब सॉल्यूशन हम करेंगे तो देखो हमारा कितना आएगा, वेक्टर बी इज इक्वल टू, हम इसमें से वेक्टर ए बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा आई डॉट आई। फिर हमारा माइनस था माइनस, इस बार हम आई को बाहर निकालेंगे तो बनेगा हमारा ए आई, ठीक है। फिर हम लिखेंगे, हमारा नेक्स्ट आ जाएगा हमारा प्लस, जे के साथ भी सेम हम करेंगे ऐसा, तो ए वेक्टर बाहर निकलेगा तो जे डॉट जे हमारा बनेगा, ठीक है। और माइनस हमारा बन जाएगा जे कैप बाहर और ये बन जाएगा ए जे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हम के लिए करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, ए बाहर आ जाएगा वेक्टर, ये बनेगा के डॉट के। फिर माइनस हम के को बाहर निकालेंगे कैप के कैप को और ये बनेगा हमारा ए के कैप। अब एक बात ध्यान से देखो कि वेक्टर ए क्या होता है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ये तो होता है ना। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर बी इज इक्वल टू आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के, ये तो बन गया हमारा वन, है ना। के डॉट ये तो वन हो गया, तो कितने, एक दो तीन, कितने वेक्टर ए बन गए हमारे पास, 3 ए वेक्टर हमारे पास बन गए, ठीक है। अब इसमें देखें अगर हम ये हमारा ए आई लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए आई को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए आई को हम लिख सकते हैं क्या, ए एक्स, भाई आई की डायरेक्शन में है तो ए एक्स लिख सकते हैं इसको। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आई कैप ए एक्स, ठीक है। फिर इसको माइनस जे कैप क्या लिखेंगे, ए वाई। मतलब हमारा ए जेड डायरेक्शन में है तो ए वाई लिखेंगे, ये हमारा आई डायरेक्शन में तो ए एक्स लिखेंगे, और ये हमारा के कैप और ये हमारा के डायरेक्शन में तो इसको हम लिखेंगे ए जेड। तो 3 ए वेक्टर माइनस, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये बनेगा हमारा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ये हमारा बन गया वेक्टर ए, तो 3 वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 2 ए वेक्टर, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डाइवर्जेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर आर। कल हमने निकाला था डाइवर्जेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर आर, कल किया था हमने, तो हमारे पास 3 रिजल्ट आया था। तो मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो ये आया हुआ है पीजीटी 2011 में आया हुआ है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू 4i माइनस 3j। अब हमने बोला था कि अगर कोई वेक्टर परपेंडिकुलर है जैसे ए डॉट बी, ये परपेंडिकुलर कब होंगे, जब इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। तो हमें देखना है कि इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ 0 आएगा। जब वेक्टर ए हमारे पास है 4i कैप माइनस 3j, अब मुझे ए डॉट बी निकालना है और हमें 0 चाहिए। तो देखो 4i माइनस 3j कैप, अगर पहली चीज तो क्या कर दूं मैं, अगर के कैप के साथ में इसका प्रोडक्ट कर दूं तो यहाँ आई जे और यहाँ के है ना। तो ये सब तो क्या बन जाएंगे ऑपोजिट, आई डॉट के 0 और जे डॉट के भी 0। तो एक तो ये 0 आएगा, मतलब हमारा जो के वाला ऑप्शन है ये भी करेक्ट है। 7 के लिए चाहे आप यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ भी लिख दो। दूसरा क्या हो, अब देखो 4i प्लस 3j और 3i प्लस 4j करके देखते हैं भाई, ए डॉट बी। तो 4i माइनस 3j, ठीक है। अभी डी ऑप्शन में लिखा है 3i प्लस 4j, आप किसी से भी चेक कर सकते हो करके। तो देखो 4 3 जार 12, आई कैप 1 हो गया माइनस 4 3 जार 12, तो ये भी कितना आ गया, 0। तो यानी कि हमारा जो डी ऑप्शन है और जो बी ऑप्शन है वो दोनों ही दोनों क्या है हमारे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द टॉर्क ऑफ द फोर्स एक्टिंग एट द पॉइंट आर इज, हमें टॉर्क बताना है। तो टॉर्क हमारा क्या था, टॉर्क हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ क्रॉस आर, है ना, कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एफ क्रॉस आर होता है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्रॉस निकालना है। तो एफ कितना दे रखा है हमारे पास, अब हम निकाल डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं आई जे और के। फोर्स हमारे पास कितना है, -3 1 और 5। फिर वेक्टर आर हमें देखना है, तो आर हमारे पास है 7 3 और कितना 1, है ना। कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 मान लेंगे इसको हम। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आई हम लिखेंगे बाहर, अब इसको रखेंगे 1 माइनस 5 3 15, फिर माइनस जे कैप, तो ये -3 माइनस 7 5 35, फिर प्लस के कैप करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, तो 3 3 माइनस का 9 और माइनस का 7, तो ये हो जाएगा देखो माइनस का 14 आई कैप, माइनस का 14 आई कैप। अब ये हमारा हो रहा है यहाँ पे
-38 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 38J और -16 K कैप। ठीक है, अब देखो ध्यान से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे देखो बी ऑप्शन दिखा रखा है इन्होंने, तो हो सकता है कि हमारा प्रिंट में कुछ माइनस में मिस्टेक हुई हो। तो यहाँ पे अगर ये हमारा ऐसा आ रहा है, मतलब माइनस बाहर कॉमन आ रहा है, तो 14 आई कैप माइनस का 38 जे कैप और प्लस का 16 के कैप। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। और जिस जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब माइनस में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ माइनस होना चाहिए था बाहर, तो हमारा क्या होना था, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होना था। तो आई होप आपको मेथड समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है, a force F act on a particle when potential energy at a certain point r is UR if F is conservative। हमेशा ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार रिपीट हो चुका है अलग अलग जगह की अलग अलग स्टेट के एग्जाम्स में। अगर कंजर्वेटिव फोर्स आपसे पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना डेल क्रॉस F कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट 1/r, ये वही क्वेश्चन है जो कल मैंने प्रॉपर्टी में आपको लिखाया था। ये भी बहुत रिपीट हो रखा है क्वेश्चन, बहुत जगह रिपीट हो रखा है क्वेश्चन, अलग अलग स्टेट में, चाहे वो आरपीएससी का स्टेट हो, चाहे वो यूपी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। तो कौन सा था, सी था ना हमारा, माइनस आर वेक्टर आर अपॉन में आर क्यूब, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, कन्वर्जन फैक्टर या फिर कांस्टेंट। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर खाली वो पोटेंशियल आपसे पूछे, ओनली पोटेंशियल, तो हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, है ना। कल हमने पढ़ा था कि जो ग्रेडियंट है वो किस पर अप्लाई होता है, ग्रेडियंट हमारा स्केलर क्वांटिटी पर अप्लाई होता है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट था, सॉरी पोटेंशियल हमारा क्या था, स्केलर था। अब जैसे ही हमने इसके ऊपर क्या करा, ग्रेडियंट को अप्लाई किया, ये क्या बन जाता है हमारा, ये बन जाता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट एंगल डज द वेक्टर मेक विद एक्सेस ऑफ जेड, मतलब हमारे पास दे रखा है, सपोज मान लिया कि वेक्टर ए हमारे पास है आई कैप प्लस स्क्वायर रूट 2 जे कैप और प्लस में 3 के कैप। ठीक है, और वेक्टर बी हमने मान लिया कि हमारे पास जेड दे रखा है, एक्सिस ऑफ जेड दे रखा है, जेड एक्सिस में दे रखा है। तो जेड एक्सिस के लिए हम क्या लेंगे, डायरेक्शन क्या लेंगे बताओ, जेड एक्सिस के लिए हम डायरेक्शन लेंगे के कैप। अब हमें इनके बीच का एंगल बताना है, तो हमारे पास एंगल का क्या फॉर्मूला था, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना बन जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा हमारा ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। अब जब हम ए डॉट बी निकालेंगे तो आई और जे तो मल्टीप्लाई करके से 0 बन जाएंगे, जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 3। ठीक है, स्क्वायर रूट में अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, तो ए का कितना बनेगा, देखो हमारे पास 1, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा हमारा 1। तो cos थीटा हमारा आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 9, 10, 11 और 1 12। अब हम क्या कर सकते हैं, 12 के फैक्टर, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो ये आ जाएगा हमारा 4 रूट 3, है ना। तो सॉरी 2 बाहर आ जाएगा, रूट 3, अब रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3, तो cos थीटा आ जाएगा हमारा रूट 3/2। अब cos थीटा में रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos थीटा में रूट 3/2 होती है cos 30 की वैल्यू, है ना। तो cos से cos कैंसिल, तो थीटा हमारा कितना बन जाएगा, थीटा हमारा बन जाएगा 30 डिग्री। बस इसमें ये याद रखेंगे, अगर हमें एक्सिस ऑफ जेड दे रखी है तो हम यहाँ पर के लेंगे, अगर वाई एक्सिस दे रखी होती तो हम यहाँ पर जे कैप लेते, और अगर हमें एक्स एक्सिस दे रखी होती तो हम यहाँ पर आई कैप ले लेते और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। देखो स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट भी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड क्या है, स्पीड क्या होती है, स्पीड है हमारी क्या, स्केलर क्वांटिटी, है ना। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस भी हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी हमारी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। तो यही हमारा ए जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ द रिजल्टेंट आर ऑफ टू वेक्टर्स पी एंड क्यू इज सच दैट, हमें गिवन है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये कह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरह से है, तो द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, तो हमें पी और क्यू के बीच में एंगल बताना है। अब देखो एक बात ध्यान से हम समझते हैं कि जब हमने रिजल्टेंट पढ़ा था तो एक फॉर्मूला पढ़ा था, जो सबसे पहला न्यूमेरिकल हमने किया था, ये था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये रिजल्टेंट की वैल्यू होती है। अब मुझे आर स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब हम ये वाली वैल्यू अपनी यहाँ रख सकते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अब ये वैल्यू इधर ले आओ, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास बचा 2pq cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये सब चीजें 0 में चली गई तो cos थीटा 0। अब सभी को पता है कि cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा कितना हो हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
चूज अ वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी हमारी क्या वेक्टर क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, करंट, हमें पता है कि हमारी सारी सारी क्या है, ये हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होगी वो होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी किसकी डायरेक्शन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर, पूछा है कि कौन सी स्केलर है, तो हमने बिल्कुल पढ़ रखा है जो करंट है वो एक्सेप्शन है, करंट के पास डायरेक्शन होने के बाद भी करंट क्या होती है, हमारी स्केलर क्वांटिटी। विच इज वेक्टर क्वांटिटी इन प्रेशर एंड प्रेशर और फोर्स में से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? देखो आपको सबको पता है कि प्रेशर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना, और फोर्स क्या है, फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, बी, फोर्स क्या है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इज, बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। हमें पता है कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम तीनों हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमने कल भी परसों भी पढ़ा था, हम पढ़ ही रहे हैं, टेम्परेचर हमारा क्या है, टेम्परेचर हमारा होता है भाई स्केलर क्वांटिटी। तो आज हमने अपने ये 14 पीवाईक्यूज किए हैं। ये 14 वो क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्स में आ रखे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, व्हाट्सएप जो हमारा चैनल है उससे जुड़ना ना भूलिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जुड़िए उससे और वो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।